अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेक्चर नंबर 4 है। आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर सेक्शन 34 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 31 से लेके 33 तक डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब आपको क्लियर हो गया तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कब जो है एक कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कब रिस्काइंड होगा। अब ओपन कर लें बुक्स अपनी और सेक्शन 34 तक हम जो है क्लियर कर चुके हैं। 34 तक क्या था, 34 तक था हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से डील करता है, 35 से ऑनवर्ड। 35 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसकी मनसूखी कब होगी, उसकी क्या, उसकी मनसूखी कब होगी। अब इसका जो स्कोप है वो नैरो है, इसका स्कोप नैरो है, लेकिन कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करवाने चले जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस बारे में है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मींस कि कोई भी आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने वो कैंसिल करवाना है, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी करवाने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ओनली, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी करवाने जा रहे हैं। अब इसकी जो है प्री कंडीशंस है कुछ, वो कंडीशंस लिख लें। एक क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेकेंडली क्या आ जाता है, सेकेंडली आ जाता है हमारे पास कि अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर लीज ऑफ कंडीशनल डायरेक्शन, लीज और कंडीशनल डायरेक्शन हो। अब यहाँ पर क्या है, ये जो थर्ड इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें क्या बताया जा रहा है, इस कंडीशन में हमें ये बताया जा रहा है सिंपली कि फॉर सपोज अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी लीज पर दे दी और कंडीशनल डायरेक्शन दे दी, क्या दे दी, कंडीशनल डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में भी आप कौन अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन करवाने जा सकते हैं, यानी कि उसकी मनसूखी करवाने जा सकते हैं। फर्दर फिर आ जाएगा सेक्शन 36। सेक्शन 36 किस चीज़ से डील करता है, सेक्शन 36 डील करता है रिसीजन फॉर मिस्टेक, रिसीजन फॉर मिस्टेक। अगर कोई म्यूचुअल मिस्टेक हो गई तो उसकी मनसूखी किस तरीके से होगी, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है मनसूखी करवाना, कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी करवाना। कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी कैसे होगी, अगर ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस होंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी हो सकती है। 36 क्या कह रहा है, मिस्टेक के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है पर्टिकुलर, rescission for a contract in writing cannot be adjudged for the mere mistake unless the party against whom it is adjudged can be restored to substantially the same position as if contract had not been made। जब तक कॉन्ट्रैक्ट मेड नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक के ऊपर रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एडजस्ट नहीं किया जा सकता, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स के जो मिस्टेक होनी चाहिए, मिस्टेक मस्ट बी मटीरियल मिस्टेक। अगर मटीरियल मिस्टेक नहीं होगी तो रिस्काइन नहीं होगा, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो ये आपका सेक्शन 36 था। सेक्शन 36 में इन सिंपल वर्ड्स ये बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट को
रिस्काइन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 37 की तरफ आए, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन दे दे कोर्ट। कोर्ट को डायरेक्शन, कोर्ट जो है क्या कर दे, एडवर्स पार्टी को डायरेक्शन दे दे कि वो पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब इसका अल्टरनेटिव रिलीफ है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्या है, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अल्टरनेटिव रिलीफ क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट देखें दो काइंड्स के होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वाइड या होता है वाइडेबल, ठीक है। अगर तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप किस में चले जाएंगे, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एब इनिशियो वाइड, एक तो सिरे से ही एब इनिशियो वाइड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो तो खत्म ही हो जाएगा। अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है आप चले गए रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इसका अल्टरनेट रिलीफ क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि आप अदालत को ये कहते हैं कि अगर कोर्ट रिस्काइन नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट की मनसूखी नहीं करती, तो स्पेसिफिकली परफॉर्म करने की डायरेक्शन दे दे। इट मीन्स कि आप फिर चले जाते हैं रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। वैलिड इन्फोर्सेबल कोर्ट में रिस्काइन, कोर्ट या तो रिस्काइन कर दे या तो उसको इन्फोर्सेबल करा दे। अब यहाँ पर 37 अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको थोड़ा गो थ्रू करें। द प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में पे अल्टरनेटिव रिलीफ, यानी कि ये एक अल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पे है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, इट मे बी रिस्काइंड और डिलीवर अप टू बी कैंसिल, या तो उसको कैंसिल कर दिया जाए या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्शन दे दी जाए। इफ इट रिफ्यूजेस टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मे डायरेक्ट टू बी रिस्काइंड और डिलीवर अप अकॉर्डिंगली। अगर तो वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो फिर कोर्ट उसको रिस्काइन कर दे, कैंसिल कर दे। ये हो गया आपका अनदर रिलीफ। उसके बाद हम आ जाएंगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ, सेक्शन 39। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कब किया जाएगा, ये एक अनदर रिलीफ है। ये एक अनदर रिलीफ है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखें इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है आपने वो कैंसिल करवाना है, आपने वो कैंसिल करवाना है। अब देखें डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है या तो वाइड हो सकता है या तो वाइडेबल हो सकता है। अब आप कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ कब मूव ऑन करते हैं, आप कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ कब मूव ऑन करते हैं, कोई बता सकता है? इन सिंपल मैनर, फॉर सपोज कि मैंने मिस्टर ए को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। पावर ऑफ अटॉर्नी इस चीज़ की दी कि जब तक मैं पाकिस्तान में नहीं आता आप मेरा ये पर्टिकुलर सूट देखते रहें, आप उसमें अपीयर होते रहें। पावर ऑफ अटॉर्नी दो काइंड्स के होते हैं, एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होता है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी ये होता है कि मैं अपने सारे के सारे इस प्रॉपर्टी से लेन देन के मामलात इस पर्सन को मुंतकिल कर रहा हूँ, इस पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने सारे के सारे राइट्स। उसमें ये होता है कि फॉर सपोज चाहे प्रॉपर्टी लेनी हो, चाहे प्रॉपर्टी देनी हो, चाहे प्रॉपर्टी लीज की हो, चाहे प्रॉपर्टी जो है रेंट पे जा रही हो, चाहे प्रॉपर्टी जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, सारे के सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो गए। ये हो गया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि मैं फॉर सपोज एक जो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता हूँ और मैं कहता हूँ मिस्टर जुलैद जो है ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इन पर ट्रस्ट करता हूँ। ट्रस्ट की बुनियाद पे मैं ये करता हूँ कि कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं इस प्रॉपर्टी के, वो सारे के सारे आज के बाद ये देखेंगे। अब होता ये है कि मैं जब दुबई गया, दुबई से वापस आता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाना है, वो कहते हैं कि जो है वो गुम हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, एप्रीहेंशन है। किस चीज़ की एप्रीहेंशन है? एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी है मुझे कि जब इसके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, हो सकता है ये उसको मिसयूज़ कर दे, हो सकता है ये उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए वो प्रॉपर्टी ही अपने नाम करवा ले।
तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाना चाहता हूँ। तो फिर हम चले जाएंगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। अब इसको ज़रा पढ़ें। सेक्शन 39 क्या कहता है? एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ राइटिंग रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वाइड और वाइडेबल, मतलब इंस्ट्रूमेंट या तो वाइड है या वाइडेबल है। हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन, रीजनेबल क्या है? एप्रीहेंशन है। दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, अगर उसको छोड़ दिया जाए, मे काज हिम सीरियस इंजरी, अगर उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया गया तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंजरी का मतलब क्या है? नुकसान, ठीक है, जख्म नहीं है यहाँ पर। मे सू टू हैव एडजस्ट वाइड और वाइडेबल, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन में सौंपदीदी इख्तियारातों में क्या कर सकती है? टू एडजस्ट इट एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर अप और कैंसल्ड। तो कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सकती है किस चीज़ की? कोर्ट में एडजस्ट और कैंसिल सच इंस्ट्रूमेंट, कैंसिलेशन की तरफ कोर्ट जा सकती है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी? कैंसिल कर देगी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, द कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड, मतलब अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो उसकी डिक्री की कॉपी एक जो है मूव ऑन की जाएगी किसके पास? एक रेवेन्यू अथॉरिटी या जो भी ऑफिसर है जिसके पास जो है वो चल रहा है मामला। एंड सच ऑफिसर शैल नोट कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंटेन इन इट्स बुक एंड फैक्ट ऑफ इट्स कैंसिलेशन, मतलब वो लिखेगा कि भाई अब ये कैंसिल हो चुका है। अब इसके इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। ए द ओनर ऑफ द शिप बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी induces B to underwrite and insure her, B may obtain the cancellation of the policy। अब A क्या करता है? A फ्रॉड के जरिए से मिस्टर बी से एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाता है जिस जो कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी की थी। बाद में मिस्टर बी को पता चला कि ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी ले गया, ये तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी थी, मैंने सिग्नेचर कर दिया और अब ये प्रॉपर्टी जो है बेच भी सकता है। बेचने के बाद जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी उसके तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब ऐसा कोई मामला हुआ जिसको लगा कि यहाँ पर मैं जो है इन डेंजर हूँ, तो वो कहाँ जाएगी? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू काइंड्स की होती है। कितने काइंड्स की होती है? टू काइंड्स की होती है। एक होता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सेकंड होता है पार्शियली कैंसिलेशन, कैंसिलेशन होल और पार्शियली कैंसिलेशन। पार्शियली कैंसिलेशन क्या होगा? व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसिल्ड, कब इंस्ट्रूमेंट आपका पार्शियली कैंसिल होगा? कब इंस्ट्रूमेंट आपका पार्शियली कैंसिल होगा? व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट obligations, the court may in a proper case cancel it apart or allow it to be stand for the residue। अब मिसाल के तौर पे ए बी सी डी है, ए बी सी और डी। मिस्टर डी एक जो है फीमेल है और ये मिस्टर डी जो है, ये तीनों के तीनों भाई हैं और तीनों के तीनों भाई की बहन है मिस्टर डी। और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि कनेक्टेड है इन चारों से, और मिस्टर डी कहती हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैंसिल करवाएं, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाएं कि ये प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। अब ये तीनों कहते हैं हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, प्रॉपर्टी बिकती है तो बेशक बिके, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मिस्टर डी ये कहती है कि इसको पार्शियली कैंसिल करवा दें। क्या करवा दें? पार्शियली कैंसिल। पार्शियली कैंसिल का मतलब कि जहां तक, जिस हद तक मेरा राइट की बात है, जिस हद तक मेरे राइट की बात है उस हद तक इस प्रॉपर्टी को रखें, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी सेफ रहे, अदरवाइज बाकी सारे बेचते हैं तो बेचें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियली कैंसिल। अंडरस्टैंड? फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? पावर टू रिक्वायर पार्टी टू होम इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल टू मेक कंपनसेशन। तो ये फिर क्या करेगी? ये इनसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है कि आपकी वजह से मैंने कैंसिल करवाया और कैंसिल करवाने पे मुझे इतना एक्सपेंस लगा जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कंपनसेशन क्लेम करके दें। पार्टी में क्लेम कंपनसेशन, ये पार्टी क्या कर सकती है? कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। ये हो गए कितने रिलीफ? अभी तक हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 5 रिलीफ्स पढ़ चुके हैं, 5 रिलीफ्स पढ़ चुके हैं। अब आगे आते हैं किसकी तरफ? डिक्लेरेटरी डिक्रीज की तरफ, डिक्लेरेटरी सूट की तरफ। डिक्लेरेटरी डिक्री,
देखिए सूट दो काइंड्स के होते हैं, सेक्शन 42, सूट कितने काइंड्स के होते हैं? सूट दो काइंड्स के होते हैं, एक होता है डिक्लेरेटरी सूट और एक होता है एग्जीक्यूटरी सूट। ये प्रॉपर्टी है, ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल जो है मैं क्या करता हूँ, ये मोबाइल मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल पर्टिकुलर मेरे पास ये मोबाइल है और मिस्टर सी मिस्टर डी मान नहीं रहे कि ये मोबाइल मेरा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं चला जाऊँगा डिक्लेरेटरी सूट की तरफ कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, जो कि प्रॉपर्टी मेरे पास हो, जो प्रॉपर्टी मेरे पास हो और अदर जो पर्सनस हैं, अदर जो क्लेमेंट है वो ये क्लेम कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? डिक्लेरेटरी सूट की तरफ। सेकेंडली एक होता है एग्जीक्यूटरी सूट। एग्जीक्यूटरी सूट क्या होता है? एग्जीक्यूटरी सूट हम उसको कहते हैं कि जब एक प्रॉपर्टी एडवर्स पार्टी के पास हो और वो प्रॉपर्टी मेरी हो, मैं चाहता हूँ कि कोर्ट मुझे उस शख्स से वो प्रॉपर्टी दिलवा के दे, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? एग्जीक्यूटरी सूट की तरफ। कि कोर्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जाए, उससे अमल दरामद करवा के वो प्रॉपर्टी दिलवा कर मुझे दे, इसको हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी सूट। अंडरस्टैंड? तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, एक होता है डिक्लेरेटरी, एक होता है एग्जीक्यूटरी। डिक्लेरेटरी जब कोर्ट डिक्लेयर करे, इसकी एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम चले गए नादरा के पास, तो नादरा में एनआईसी अगर हो किसी के पास, ठीक है, नादरा में हम गए, मिस्टर अली थे, मिस्टर अली का नाम नादरा वाले एंट्री में लिखा हुआ था ALEE और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम क्या लिखा हुआ है? ALI। तो नादरा क्या कहती है? नादरा कहती है कि अब आप कोर्ट में जाएं और वहाँ से डिक्लेरेटरी डिक्री लेकर आएँ जिसमें कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि आपका नाम ALI वाला अली है, ALI वाला अली है। तो जब ये मिस्टर अली जाएगा कोर्ट में तो इसको वकील पकड़ लेंगे। जब इसको वकीलों ने पकड़ा तो जाहिर सी बात है कोई इससे 20,000 मांगेगा, कोई इससे 50,000 मांगेगा, क्योंकि वकीलों की रोज़ी रोटी, जो नौजवान वकील होते हैं उनकी रोज़ी रोटी चलती यहीं से, डिक्लेरेटरी सूट से। अब इसने देखा यार कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है, इतना कोई हार्ड मामला भी नहीं है जिसकी वजह से कोर्ट जो है ये वकील साहिबान मुझसे इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। खैर कहने का मकसद ये है कि ये मामला इस तरीके से मूव ऑन किया। मूव ऑन करने के बाद जो है कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भाई इसका नाम ALI वाला अली है, क्योंकि जितने भी रिलाइड डॉक्यूमेंट्स हैं इसके में बर्थ सर्टिफिकेट से लेके मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट तक उसमें ALI लिखा हुआ है, तो ये चला जाए, इसने डिक्लेयर करवा दिया कोर्ट से। जब तक ये मामला था कोर्ट के पास तो वकीलों की रोजी रोटी चल रही थी। फिर ये मामला चला गया किसके पास? ये मामला चला गया नादरा के पास। तो वकीलों ने कहा हमारी रोजी रोटी तो हो गई बंद। जब इस नादरा के पास मामला चला गया तो नादरा भी जो है कुछ पैसे वगैरह खाने लग गई। इसमें फिर हुआ कुछ इस तरीके से कि फिर मामला दोबारा कन्वर्ट हो गया कोर्ट की तरफ। फिर जो है कोर्ट के पास इख्तियारात आ गए, कोर्ट डिक्लेयर करेगी उसका नाम, फिर ही वो जाके नादरा में जमा करवाएगा और फिर उसका नाम चेंज ऑन होगा। सेकेंड थिंग इज डैट के डिक्लेरेटरी डिक्रीज की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही चेंज है। जो पढ़ा रहे हैं उनको प्रैक्टिस का नहीं पता, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एकेडमिक्स का नहीं पता, जिसकी वजह से कोर्ट में जो चलता आ रहा है वही चलता आ रहा है। क्योंकि डिक्लेरेटरी सूट्स के साथ आप ये भी देखेंगे कोर्ट के अंदर कि इसके साथ जो है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखा है, इसके साथ रिलाइड रिसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी लिखा है। मतलब एक ही सूट के अंदर उन्होंने एक दो और सूट को मर्ज कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है। तो इसकी प्रैक्टिस रॉन्ग चल रही है करंटली। अब इसके लिए आप जो है इसको थोड़ा पढ़ें, देखें क्या कह रहा है। एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर मेरा था कि मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है, मोहम्मद मुबारक MUHA की कोई स्पेलिंग थी पर्टिकुलर, वो चेंज करवानी थी। और टू एनी राइट, या फिर पर्टिकुलर कोई राइट हो, राइट ऑफ वे हो सकता है, वाटर का राइट हो सकता है, कोई भी राइट हो सकता है। एज टू एनी प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन, तो वो क्या कर सकता है? सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी पर्सन के खिलाफ जो डिनाई कर रहा हो या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई हो। क्या कर रहा हो? जो शख्स डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड टू डिनाई कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम चले जाएंगे डिक्लेरेटरी सूट की तरफ। डिक्लेरेटरी सूट जब हो जाएगा उसके बाद उसकी पास होगी डिक्री। डिक्लेरेटरी सूट की तरफ गए
हिज टाइटल ऑफ सच कैरेक्टर और राइट एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन मेक द डिक्लेरेशन, कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकती है, डिक्लेरेशन कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये नाम, इसका क्या नाम है, इसका पर्टिकुलर नाम जो है उसकी स्पेलिंग क्या है। एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट टू बी सच सूट आस्क फॉर द एनी फर्दर रिलीफ। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो फर्दर रिलीफ, ऐसे लिखा है, नो फर्दर रिलीफ लिखा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट के अंदर डिक्लेरेटरी सूट के साथ आप क्या देखेंगे, आप जो है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देख रहे हैं, आप कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी देख रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट गलत है, प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट गलत है। अब दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये आ जाता है कि प्रोवाइडेड एट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग अनेबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन मेड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट टू डू सो, मतलब कि कोर्ट उसको फर्दर रिलीफ कोर्ट डिक्लेयर भी नहीं करेगी। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शल मेक एनी सच डिक्लेरेशन, मतलब कि जहां पर वो फर्दर रिलीफ क्लेम करेगा तो वहां पर कोर्ट डिक्लेरेशन भी नहीं देगी, वहां पर कोर्ट डिक्लेरेशन भी नहीं देगी। वेयर द प्लेंटिफ बीइंग इनेबल टू सीक फर्दर रिलीफ, जहां पर वो इनेबल है ताकि वो फर्दर रिलीफ क्लेम कर सके, तो फिर उसको कोर्ट ये रिलीफ भी नहीं देगा। इसकी जो लिमिटेशन है डिक्लेरेशन की, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज में एक्नॉलेजमेंट में बात आई कि ये मेरा नाम जो है गलत लिखा हुआ है और मुझे नाम दुरुस्त करवाना है, तो जैसे ही आपके एक्नॉलेजमेंट में बात आती है तो आप चले जाते हैं डिक्लेरेटरी सूट की तरफ, डिक्लेयर करवाना है। लेकिन अब आपके पास टाइम पीरियड कितना है अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, तो वो टाइम भी लिखा हुआ है आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जो कि टाइम पीरियड कितना है, 6 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अक्रल ऑफ काज ऑफ एक्शन, डेट ऑफ अक्रल और काज ऑफ एक्शन, जिस दिन काज ऑफ एक्शन अकर होता है उस दिन से वो डेट काउंट होगा, और फिर 6 साल तक का आपके पास टाइम है कि आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाएं आप किसकी तरफ, आप आ जाएंगे एक जजमेंट लिख लें, पीएलडी लाहौर, पेज नंबर है इसका 403। ये जजमेंट क्या बताती है, जजमेंट बताती है कि कैन नॉट क्रिएट न्यू राइट, कैन नॉट क्रिएट न्यू राइट, न्यू राइट क्रिएट कर ही नहीं सकती कोर्ट। अब इसके अंदर एक हमारे पास जो है कोई इलस्ट्रेशंस पढ़ लें, इलस्ट्रेशन से भी सवाल आ जाते हैं। ए इज़ लॉफुली इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड, ए जो है लॉफुली पोजेशन में है एक सर्टेन लैंड की तरफ, और फिर क्या होता है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ नेबरिंग विलेज क्लेम द राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड, जो उसके इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है गुजरगाह थी, ये प्रॉपर्टी इसकी है ही नहीं और ये रास्ते के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। ए में sue for the declaration that they are not entitled for the right so claim, ए सू कर सकता है उनके खिलाफ, ए उनके खिलाफ सू कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, कोर्ट सिर्फ डिक्लेयर कर दे क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हक में जा रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा, सेक्शन 43, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। सेक्शन 43 क्या कहता है, सेक्शन 43 को पढ़ें, द डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली एंड वेयर एनी ऑफ पार्टीज वर ट्रस्टीज एंड द पर्सन्स फॉर whom if in existence at the date of the declaration such parties would be trustees। in simple manner ये applicable कहाँ पर है, यानी कि इसका इफेक्ट किन के लिए है, इसका डिक्लेरेशन का इफेक्ट ओनली पार्टीज टू द सूट। पार्टीज टू द सूट कौन होता है, जो कि एक होता है हमारे पास प्लेंटिफ, एक होता है हमारे पास डिफेंडेंट, तो इन दोनों पर ही एप्लीकेबल है, इन दोनों पर ही लागू होगा। उसके बाद फिर एक और लास्ट हमारे पास जो है आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है सेक्शन 44, लास्ट सेक्शन है आज के इस लेक्चर का। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में आपने सिंपल इतना याद रखना है कि सीपीसी के तहत अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ पर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर पेंडिंग अ सूट इज अ मैटर रिजाइडिंग एट द डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट।
मतलब कि एस पर डिस्क्रिएशन ऑफ कोड, डिस्क्रिएशन ऑफ कोड, कोड के शब्दित इख्तियार आते हैं कि कोड जो है किसी को अपॉइंट रिसीवर अपॉइंट करे द, ठीक है, द मोड एंड इफेक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड हिज राइट्स पावर ड्यूटीज, जो भी राइट्स पावर ड्यूटीज लाइबिलिटीज हैं वो इस पर राइट्स पावर्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज जो है इस पर सीपीसी होंगी, इस पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होंगी, ठीक है। क्योंकि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है और इसका प्रोसीजरल लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब इस लॉ के अंदर आपने एक चीज़ अभी तक तो समझी होगी, लेक्चर्स अगर सारे ले लिए हैं, कि हमारे पास जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सारा का सारा डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, डिस्क्रिशनरी इन नेचर, मतलब इख्तियारात किसके हैं, कोर्ट के सौंपदीद इख्तियारात हैं। कोर्ट चाहे तो उसको रिलीफ दे, चाहे तो ना दे, कोर्ट की अदालत के सौंपदीद इख्तियारात हैं। अंडरस्टैंड। तो कल हम क्या करेंगे, कल इंशाल्लाह 45 से लेके 57 या 58 तक जितने भी बकाया सेक्शंस मौजूद हैं सारे के सारे कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब तक यहाँ तक अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।